अस्सलाम वालेकुम जी। स्टॉप लॉस की क्या इम्पोर्टेंस है, डेफिनेटली आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ना ये सवाल करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कितने पिप्स का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको अभी तक समझ नहीं आया कि स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने पिप्स का होना चाहिए मैं आपको ये नहीं बता सकता। ये एनालिसिस टू एनालिसिस वेरी करता है कि आपने जो एनालिसिस किया है उस टाइम, फ़र्ज़ करते हैं आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लगा रहे हैं, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल अभी जो प्राइस चल रही है उसकी जो ब्रेकआउट की कैंडल की जो विक है जिसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, नीचे या ऊपर जहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, मुझे क्या पता वो कितने पिप्स का है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने डिटरमिन करनी है ना कि कितने पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझसे आप ये पूछो कि कितने डॉलर्स का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप जो ट्रेड लगा रहे हो, मुझे नहीं पता कि उसमें आपने क्या एनालिसिस करने के बाद क्या देखा है कि इतने पिप्स मार्केट अगर नीचे आएगी तो मैं अपनी ट्रेड को बंद कर दूंगा यहाँ पे। तो वो हर ट्रेड पे डिफरेंट पिप्स होंगे। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुझे कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पहली चीज़ ये। ठीक है, अब मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका अकाउंट कितना है। ठीक है, हर एक हो सकता है आपका $100 का अकाउंट हो और मैं आपको कह दूं कि एक ट्रेड के ऊपर आपका $50 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे ये क्या हुआ है, मतलब आधा अकाउंट एक ट्रेड को दे दूं मैं? तो अकाउंट टू अकाउंट, एनालिसिस टू एनालिसिस ये वेरी करता है। हाँ, मैं आपको परसेंटेज ज़रूर बता सकता हूँ और उसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता सकता हूँ कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखते हुए कितना कैपिटल एलोकेट करना है अपनी ट्रेड्स को। ठीक है, अब याद है मैंने आपको ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4 और 5 स्टार ट्रेड्स। ठीक है, आपने जो ट्रेड लगा रहे हो आपने डिटरमिन करना है कि इस ट्रेड को आपने कितने स्टार्स देने हैं। अगर सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए आप ट्रेड लगा रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड लगा रहे हो, तो आप उसको 1 स्टार दोगे जिस ट्रेड की कोई औकात नहीं है। अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर भी आप साथ फॉलो कर रहे हो तो वो तकरीबन एक ही चीज़ बन जाती है। सही है, उसके अलावा आपने वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा है, आपने वहाँ पे कोई जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड लगा रहे हो वहाँ पे आपके हक में कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया तो आपकी 2 स्टार ट्रेड हो गई है। वो दो लॉजिक्स पे आपने बेस करते हुए उसको बाय किया या सेल किया। फिर उसके बाद टेक्निकली आपको एक तीसरी चीज़ भी वहाँ पे नज़र आ जाती है। ठीक है, जो कुछ भी आपने सीखा है अभी तक, कितनी लॉजिक्स आपको ये कह रही हैं, कितनी हाँ आपको मिल रही हैं, ये ट्रेड फर्ज करते हैं वो बाय की ट्रेड है। समझ आ गई है ना मेरी बात की? तो किस किस लेवल पे परखने के बाद आप इसको बाय कर रहे हो? अगर तो 3 लेवल्स पे परखने के बाद इसको बाय कर रहे हो तो आपकी ये 3 स्टार ट्रेड है। आप इसको 3 स्टार्स दे सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ, 3 चीज़ें मुझे इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से बाय कर लो। मैंने 3 लेवल्स के ऊपर इसको परखा है अपने इस डिसीजन को। मेरे पास 3 लॉजिक्स हैं यहाँ पे बाय करने के पीछे। इसी तरह जहाँ पे 4 लॉजिक्स होंगी वो आपकी 4 स्टार ट्रेड हो जाएगी, और फिर जहाँ पे आपको 5-5 चीज़ें बता रही हूँ वो आपकी 5 स्टार ट्रेड होगी। ये 5 स्टार ट्रेड्स बहुत कम होती हैं, इनफैक्ट 4 स्टार भी बहुत कम होती हैं। आपकी जो अच्छी ट्रेड्स होंगी वो 3 स्टार्स होंगी ज़्यादातर। उसके अलावा जो 2 स्टार हैं या जो 1 स्टार हैं उनको ट्रेड ना करना, लिटरली उनको ट्रेड ना करना, क्योंकि शुरू शुरू में ना आपका ये स्टार्स वाला काम भी ख़राब होने वाला है। आपने गलत स्टार्स एलोकेट कर देने हैं ट्रेड को। हो सकता है आपको शुरू शुरू में 5 स्टार ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएं और उसमें अच्छा खासा आप लॉस करो, क्योंकि आपने गलत स्टार्स दे दिए थे उस ट्रेड को। उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। सही है। अब पहला सवाल
कि आपका फ्री कैपिटल कितना है, वो आपने कर लिया खुद से, आप जानते हो आपका अकाउंट कितना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये याद रखना फ़र्ज़ करते हैं आपका $1000 का अकाउंट है, या जितने का भी अकाउंट है, मैं आपको ना परसेंटेज बताने लगूँ। अभी मैं 3 स्टार से बताऊंगा, मुझे 2 या 1 आपको नहीं बताना। आप भी कोशिश करना कि 2 या 1 स्टार ट्रेड को आपने भी ट्रेड नहीं करना। 3 स्टार ट्रेड अगर आपको एक मिलती है तो अपने फ्री कैपिटल का, अगर ये $1000 का आपका अकाउंट है और ये 1000 आपका फ्री कैपिटल है, ठीक है, ये फ्री कैपिटल जानते हो ना क्या होता है, और ये 1000 आप मानते हो कि मेरा फ्री कैपिटल है, तो अपने फ्री कैपिटल का 1 to 2% दे सकते हो आप अपने 3 स्टार ट्रेड को। मतलब अगर आपके अकाउंट में $1000 इस टाइम हैं फ्री कैपिटल, तो 1000 का 1% क्या बनेगा, $10। ठीक है, 1000 का 2% क्या बनेगा, $20। इस ट्रेड को मैंने $10 या $20 कैसे देने हैं, जो आपका इस ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लेवल बन रहा है ना, ज़रा समझना इसको। जो आपका स्टॉप लॉस लेवल बन रहा है, मुझे नहीं पता वो कितने पिप्स का बन रहा है, वो जितने भी पिप्स का बन रहा है, उन पिप्स को देखते हुए स्टॉप लॉस वहीं पे रखना है। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे नहीं करना $10-20 के हिसाब से, या 1 to 2% के हिसाब से। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे नहीं करना, लेवल को नहीं छेड़ना, आपने अपने लोट साइज को छेड़ना है। फर्ज करते हैं स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 20 पिप्स का। इन 20 पिप्स के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे, और अगर आप ट्रेड लगाते हो 0.1 के लोट साइज की, तो इन 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको लॉस हो रहा है $30 का। ठीक है, तो मतलब आपका लोट साइज बड़ा है। आपने स्टॉप लॉस को ऊपर नहीं कर देना 15 पिप्स, ठीक है, आपने अपने लोट साइज को थोड़ा छोटा करना है। आप इसको एक मिनी की बजाय 0.08 करके देखो, 8 माइक्रो करके देखो। इसी लेवल के ऊपर अब हो सकता है आपका जो स्टॉप लॉस है वो 22 पिप्स का बन जाए, $22 का बन जाए। ठीक है, अगर 22 भी नहीं समझ आ रहा, अकाउंट जो भी आपका है, मैंने आपको 1 to 2% कहा हुआ है अपने अकाउंट का, कैपिटल का, फ्री कैपिटल का, एक 3 स्टार ट्रेड के ऊपर। शुरू में आपने 1% से ऊपर नहीं जाना, जब एक्सपीरियंस्ड लेवल पे आ जाओगे तब आपने 2% पे जाना है। ठीक है, ये मैंने 1 to 2% कह दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने हर 3 स्टार ट्रेड को अपने फ्री कैपिटल का 2% दे देना है। नहीं देना मेरे भाई, अभी शुरू में 1% दो, फिर थोड़े से जब ट्रेंड हो जाओगे तो मैक्सिमम 2% तक दे लेना। तो यहाँ पे आप अपना लोड साइज मजीद थोड़ा छोटा करोगे, 0.06 करके देखना, आपका स्टॉप लॉस, यही वाला स्टॉप लॉस तकरीबन $18 या $20 पे जब आ जाए, तो इस लोट साइज की अब ट्रेड लगा लो मेरे भाई। समझ आई ये कॉन्सेप्ट? मुझे पता है आपका, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, कईयों का क्लियर होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं ऐसे कि हमारा स्टॉप लॉस ना, मुझे बल्कि उनकी बात की समझ नहीं आती, हमारा स्टॉप लॉस ना वो 50 पिप का बन रहा था, वो $50 का बन रहा था, तो फिर हमें मजबूरन स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर करना पड़ा है, क्योंकि 20 से ज़्यादा ना मैं लॉस नहीं ले सकता, तो मैंने स्टॉप लॉस फिर ज़रा छोटा रखा हुआ था। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देख के मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि भाई तुमने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, तुमने लोड साइज छोटा नहीं किया, ये क्या बकवास है भाई। तो ये तुम्हारे लोड साइज पे डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस लेवल वही रहना है, मार्केट का लेवल वही रहना है, समझ रहे हो ना, जहां से बाय कर रहे हो उससे नीचे जो भी स्टॉप लॉस है लेवल वही रहना है। अपने डॉलर्स को कम करने के चक्कर में तुमने स्टॉप लॉस नहीं ऊपर कर देना, अपने लोड साइज को छोटा करना है। ठीक है, तो 3 स्टार ट्रेड को आपने शुरू में 1% देना है, मतलब 1000 का अकाउंट है तो $10 से बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर $100 का अकाउंट है तो $1 से बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब थोड़े ट्रेंड हो जाओ तो अपने अकाउंट का ये 2% भी दे देना अपने 3 स्टार ट्रेड के स्टॉप लॉस को। टीपी जितना भी है छोड़ो भी,
ठीक है। मेन चीज़ स्टॉप लॉस है, उस पर फोकस करोगे, टीपी देखी जाएगी, टीपी जो भी आपको पता होगा आगे कहाँ तक मार्केट जा सकती है। मेन चीज़ ये है, पैसा बचाना है, बना बाद में लेंगे, सही है। अच्छा, अगर आपको 4 स्टार ट्रेड मिलती है, लिख लो इसको अपने पास, तो उसको आपने अपने कैपिटल का 3 से 4% देना है। अगर आपको लगता है ये ट्रेड 4 स्टार है तो 3% से ऊपर नहीं देना शुरू में, बाद में जब ट्रेंड हो जाओगे तो 4% तक भी दे देना, ठीक है। तो $1000 का 3% क्या बनेगा, $30, या 4% $40 बनेगा ना, ऐसे ही है। तो उसके हिसाब से उस ट्रेड का स्टॉप लॉस रख लेना और उसके लॉट साइज को मैनेज कर लेना। और अगर आपको 5 स्टार ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे आप 5 स्टार ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्री कैपिटल का 50% देने का बोल दूंगा आपको, नहीं, मैक्सिमम भी दोगे तो 8% तक जाना अपने फ्री कैपिटल के, 8% तक। इससे ऊपर अभी आपने नहीं जाना, नुकसान उठा लोगे। अभी आपने गलत 5 स्टार ट्रेड्स भी ढूंढनी है, टाइम लगना है आपको समझने में कि एक्चुअली एक 5 स्टार ट्रेड क्या होती है, ठीक है। और ये जो स्टार्स है ना, ये ज़्यादातर टेक्निकल ही आपको ये स्टार्स देंगे, फंडामेंटल्स का 1 स्टार ऐड हो सकता है। मतलब फ़र्ज़ करते हैं आपने 3 स्टार एक ट्रेड फाइंड की है, 3 टेक्निकल वजहों से आपको लग रहा है कि ये मार्केट बाय में या सेल में जो भी ट्रेड आपने फाइंड किया वो जाने वाली है, ठीक है। साथ में आप देखते हो आपने बाय की ट्रेड फाइंड की है, साथ में आप देखते हो कि एक डाटा भी आने वाला है और इस दफ़ा उम्मीद है कि ये डाटा पॉजिटिव आएगा इस करेंसी के हक में, और आप जहाँ से इसको बाय कर रहे हो वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल पे अगर आपको 3 चीज़ें टेक्निकली भी बता रही हैं कि मार्केट बाय में जा सकती है और हल्का सा पॉजिटिव डाटा भी आ जाता है, तो अब इस ट्रेड को आप 4 स्टार कह सकते हो। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आपकी ट्रेड में 1 स्टार का इजाफा कर सकता है, ठीक है। बाकी स्टार्स आपने टेक्निकली चीज़ों को देखते हुए ही देने हैं ट्रेड को, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल वाला 1 स्टार दोगे ना जिस ट्रेड को, ये स्टार बड़े काम का स्टार है, लिटरली ये बहुत काम का स्टार है, ठीक है। तो शुरू में आप ट्रेड्स को गलत स्टार्स दोगे, 1 स्टार ट्रेड को आपने 3 स्टार बनाया होगा, मैं सही कह रहा हूँ, जब आप करोगे आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो समझ आ गई, इसको अपने पास लिख के रख लो। मुझे पता है आप कहोगे कि यार ये क्या है, मैंने तो $200 का अकाउंट ओपन करना है और शुरू में 3 स्टार ट्रेड्स भी मिलती हैं, तो $200 के अकाउंट पे मुझे आप कह रहे हैं कि 1% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना एक ट्रेड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि $200 का 1% क्या बनेगा, $2। तो मैं एक ट्रेड पे मैक्सिमम $2 का बस स्टॉप लॉस रखूँगा, तो भाई फिर अकाउंट बढ़ा लो, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना। ये ना सोचना कि मेरा अकाउंट छोटा है, मैं एक ट्रेड पे $20 का स्टॉप लॉस रख लूँगा, ठीक है। $200 का आपका अकाउंट है और आप एक ट्रेड के ऊपर $20 का स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो मेरे भाई आप 10% एलोकेट कर रहे हो उस ट्रेड को। 10% तो मैं आपको 5 स्टार ट्रेड को भी एलोकेट करने का नहीं बोल रहा अभी। तो मेरे भाई अभी शुरू में ज़रा खुद पे कंट्रोल करके स्लोली एंड स्टेडीली आपने रिच होना है, आपने वो डिच नहीं होना, सही है, वरना सही कह रहा हूँ मार्केट ने डिच कर जाना है आपको। फिर प्रैक्टिस के बाद, एक टाइम गुजर जाने के बाद, कुछ अरसा मार्केट में एक्सपीरियंस कर लेने के बाद कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब आपने बड़े लॉट साइज लगाने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। जब आप एक खास, ये पहले 6 महीने तो लाजमी है ना, 6 मंथ्स जहन में रखना, उससे पहले आपके ऊपर वो टाइम नहीं आने वाला। 6 माह कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे, ये कम बता रहा हूँ अभी, 6 माह कम बता रहा हूँ, 6 महीने का अच्छा खासा मार्केट का तजर्बा लेने के बाद अब आप इस काबिल हो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी, फंडामेंटली मिलेंगी, और कुछ आपका नॉलेज आपको बता रहा होगा कि कई जगहों पे ना आपको थोड़ा सा बड़ा लॉट साइज लगाना पड़ेगा, वो आपकी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स होंगी, वहाँ पे आप अपने तजर्बे को यूज़ करते हुए लॉट साइज बड़ा लगा सकते हो। कभी कभार होता है, एक टाइम होता है एक बड़ा स्टैक आगे करने का,
वो टाइम अभी आप पे नहीं आना, वो तजर्बे के साथ साथ आना है, और उसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये सडन मूवमेंट्स होते हैं और ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी की हुई है और उनको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। समझ आई मेरी बात की? तो मैं आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा, आगे तजर्बे के साथ साथ आप लोगों ने बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन अभी शुरू में इन चीज़ों को फॉलो कर लेना यार, खुद पे एहसान करोगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, एट अ टाइम, अब तो मैंने अभी तो आपको एक ट्रेड का बताया ना कि स्टॉप लॉस आपने कितने % का देना है एक ट्रेड को, उसके स्टार्स के हिसाब से। एट अ टाइम आपके टोटल अकाउंट का या आपका टोटल जो फ्री कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा रिस्क पे नहीं लगा होना चाहिए। मतलब अगर आपने 6, 7, 8 ट्रेड्स लगाई हुई हैं और उन सभी ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है वो मिला के जितने भी डॉलर्स बनते हैं आपके अकाउंट का 10% बन रहा है, तो बस अब यहाँ पे रुक जाओ, अब इससे आगे कोई ट्रेड नहीं लगानी। एट अ टाइम आपके अकाउंट का 10% से ज़्यादा स्टेक पे नहीं लगा होना चाहिए। अगर $1000 का अकाउंट है आपका तो समझ गए हो ना, 10% कितना बनेगा? $100। तो अगर आपने 5 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, जितने भी उन ट्रेड्स के स्टार्स हैं जो भी हैं, उन 5 ट्रेड्स का टोटल जो स्टॉप लॉस आप देखो सबको प्लस करके, तो वो अगर $100 आ चुका है तो अब आपने मज़ीद कोई ट्रेड नहीं लगानी। इनमें से किसी को बंद होने दो, प्रॉफिट में या लॉस में, जिसमें भी बंद होती है, उसके बाद अगली ट्रेड लगानी है आपने। एक टाइम पे 10% से ज़्यादा आपका अकाउंट स्टैक पे नहीं लगा होना चाहिए। मुश्किल है फॉलो करना, मुझे पता है, लेकिन मुश्किल काम करोगे तब ही बाकियों से लैदा होगे। देखो मुझे पता है आप में से सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कैपेबल होंगे $1000 का अकाउंट अभी ओपन करने के लिए। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। आप सोच रहे होगे मैंने 100 का ओपन करना है, मैंने 200 का ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं इसको, आप डिसहार्ट हो रहे होगे कि यार इतने छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे, इतने छोटे छोटे, इतना आहिस्ता आहिस्ता। यार मेरी बात सुनो, ये 100 या 200 मैटर नहीं करता। 100-200 तो कुछ भी नहीं है, ये मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हो, देखो $100-200 के अकाउंट से मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कमाने वाले, कुछ भी नहीं कमाने वाले, इसकी कोई औकात नहीं है। अब मैं आपको डिसहार्ट कर रहा हूँ ना कि यार मेरे पास तो पैसे ही इतने हैं। तो अब देखो, मैंने आपको कहा है कि आपका मंथली टारगेट 30% तक होना चाहिए। $100 का आपका अकाउंट है, मतलब आपने महीने के $30 कमाने हैं। $30 क्या बनते हैं महीने के? क्या औकात है $30 की महीने की? मेरे भाई मेरी बात सुनो गौर से, ज़रा गौर से, आंख कान नाक दिमाग सब कुछ खोल के मेरी बात सुनो, इसको जज़ब कर लो अपने अंदर। तुम जो कर रहे हो ये मैटर करता है। आज $100 के अकाउंट को 130 पे पहुंचा दो। इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, जो चीज़ें तुम सीख रहे हो उनको फॉलो करते हुए 130 पे पहुंचा दो। कल को तुमने बड़े बड़े अकाउंट्स मैनेज कर रहे होना है, तुमने सारी उम्र 100 पे नहीं रहना। ज़रा समझो इस चीज़ को। देखो, एक ट्रेडिंग आइडिया आपके पास बहुत शानदार है, आप उसको ट्रेड करने लगे हो, आपका अकाउंट छोटा है, तो आपने 1% अपने अकाउंट का लगाया, मतलब $100 का अकाउंट था तो आपने 1% लगाया, मतलब $1 का आपका स्टॉप लॉस बना, और आपने जितना भी उससे कमाया, $1 कमा लिया, $2 कमा लिए। अब यही आइडिया वही है, ट्रेड वही है, सब कुछ वही है। एक दूसरा बंदा जिसके पास $10,000 का अकाउंट है, देखो सब कुछ वही है, वो अपने अकाउंट का 1% देता है इस ट्रेड को, मतलब $100 का उसका स्टॉप लॉस बनेगा। उसकी कमाई कितनी होगी उस ट्रेड के ऊपर? आइडिया वही है, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं है तुम में और इस ट्रेडर के अंदर। सिर्फ इसके पास अकाउंट बड़ा है, तुम्हारे पास अकाउंट छोटा है, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास स्किल है नहीं है तो तुम
किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो $100 का अकाउंट है, $50 का अकाउंट है, 200 का अकाउंट है, जितने का भी अकाउंट है, इन टारगेट्स को फॉलो करना सीखो। 100-200 से तुमने कुछ नहीं कमाना, कभी नहीं कमा सकते, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। तुमने कमाना है तो तजर्बा, तुमने कमाना है तो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। देखो, एक बंदा महीने के $30 कमा रहा है, एक बंदा महीने के $30,000 कमा रहा है। दोनों ने सेम ट्रेड स्कीम ही है, दोनों ने एग्जैक्टली सेम ट्रेड स्कीम ही है। दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के सोचने के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की स्किल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ दोनों के अकाउंट में फ़र्क है, वो तुम्हारे पास आ जाना है। स्किल अपने अंदर पैदा कर लो, तुम्हें लोग तुम्हारे घर से उठा के ले जाएंगे बड़े बड़े अकाउंट्स तुम्हें देने के लिए। ये स्किल अपने अंदर पैदा करो। $100 को लेके आओगे, कमाने की नीयत से आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे आपको, ठीक है। तुमने ना चाहते हुए भी उस 100 को पूरे महीने में एटलीस्ट 200 करना चाहोगे कि मैं कुछ कमा लूं। ओ भाई, 100 से क्या कमाने आए हो यार? अब मैं क्यों एक तरह का गुस्सा हो रहा हूं ना मैं इस चीज के ऊपर, कि ये बड़े स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सीख लिया, बड़ी अच्छी समझ आ गई, अकाउंट 100 का है, क्या करें, $20 तो कम से कम दिन के कमाने चाहिए ना। मैं तुम्हें 30 महीने के कमाने का कह रहा हूं, तुम 20 दिन के कमाने के चक्कर में तुमने क्या सीखा है? अब तुम मुझे अपनी मजबूरी बता रहे हो, मेरे पास अकाउंट ही 100 का है। ओ यार, तुम स्किल पैदा करो अपने अंदर। तुम इतना नहीं सोच सकते अपने लिए कि एक थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त कर लो, इस काम को थोड़ा सा सीख लो, 100 के अकाउंट को, इन रूल्स को बस फॉलो कर लो। यही रूल्स सेम रहने आगे जाके तुम्हारे 10,000 के अकाउंट, वो तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हें कोई और दे देगा। जरा सोचना इस चीज के ऊपर आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ के, वरना महीना 2 महीना ट्रेड करोगे, अकाउंट डबल करने के चक्कर में, डेढ़ करने के चक्कर में, या कुछ भी करने के चक्कर में वॉश करोगे। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की इसकी औकात ही कोई नहीं है यार, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की कोई औकात नहीं है, तुम्हारी स्किल की औकात है जो तुम्हारी औकात बनाएगी। तो ज़रा औकात में रहते हुए अभी ट्रेड करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपके पास अभी नहीं है ना यार, कोई मसला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें घर से उठाने के लिए आ जाएंगे अगर तुम्हारे पास स्किल है तो। पैसा तुम्हें पैसों के साथ तोल देंगे, इतना नोट है लोगों के पास यार, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो। अगर मैं अभी आपको बताना शुरू करूं ना कि बीइंग अ यूट्यूबर मेरे पास किस किस तरह की ऑफर्स आती हैं, यही पाकिस्तान के अंदर से, आप कहोगे कि शायद मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूं। अब मैं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, उसके पीछे क्या वजह है, वो बात की बातें हैं। तो मैं ये सब तुम्हें किसी वजह से कह रहा हूं कि बस स्किल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता इसके ऊपर। और फिर वो ना, लोड साइज को भी आपने पेयर टू पेयर वेरी करना है। मतलब ये कि यूरो यूएसडी का पेयर है ना, ये इतना वोलेटाइल नहीं मतलब इसमें ना इतनी इतनी लंबी विक्स नहीं लगी होती। इसी तरह आप अगर यूएसडी CHF का चार्ट ओपन करोगे ना, तो यूरो यूएसडी और यूएसडी CHF के चार्ट में फ़र्क देखना। इस यूएसडी CHF के चार्ट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, इसमें विक्स काफ़ी लंबी लंबी लगी होंगी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे इस पेयर में ट्रेड लगाते हुए आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा नीचे होगा, क्योंकि विक्स लगती है ना, मार्केट एकदम से नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, तो उस नॉइस इसको बोलते हैं, उस नॉइस से बचने के लिए, उस वोलेटिलिटी से बचने के लिए कि ट्रेड ने जाना तो तुम्हारी प्रॉफिट में ही है, ये ना हो कि एकदम से प्राइस नीचे आए, विक बनाए, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो तुम्हें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर तुम बड़े स्टॉप लॉस के साथ अपना जो अकाउंट लोड साइज है वो छोटा कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा लोड साइज वेरी करेगा ट्रेड टू ट्रेड, पेयर टू पेयर, लेकिन बस परसेंटेज को ज़हन में रख लो कि कितने स्टार की ट्रेड है और उसको कितने % आपने देना है। फिर 100 का अकाउंट है, 1000 का अकाउंट है, 50,000 का अकाउंट है, परसेंटेज ज़हन में रख लो। अगर आज तुम 100 के अकाउंट को एक महीने में 130 पे पहुंचा देते हो, तो बेशक तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते तुमने क्या कमाया।
तुमने जो स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं वही स्ट्रेटजीज अगर कल को तुम $10,000 के अकाउंट के ऊपर अप्लाई करो तो तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं। तो वेरी करना पड़ेगा आपको अपना लॉट साइज पेयर टू पेयर वोलेटिलिटी के हिसाब से। ठीक है, समझ आ गई है ना मेरी बात। आपने कई पेयर्स देखे होंगे जिनमें लंबी लंबी विक्स बनती, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई पेयर्स ठंडे होते हैं। जैसे यूरो यूएसडी का पेयर ठंडा तो नहीं है लेकिन विक्स नहीं बनाता, बहुत छोटी विक्स बनाता है, इसमें लंबी लंबी आपको टेल्स देखने को नहीं मिलती। तो इन एरर्स से बचना। और दूसरा जो बड़ा एरर है डेफिनेटली कि आप अपना लॉट साइज़ बहुत बड़ा रख देते हो ओवर कॉन्फिडेंस में आके। तो शुरू में मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि 1 to 2% 3 स्टार रेट का। तो 1 to 2 भी नहीं मैंने आपको बताया, मैंने कहा शुरू में आपने 1% रखना है। कभी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना अभी भी, तो आपने इससे एक्सीड नहीं करना, क्योंकि अभी आप अपनी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अभी हो सकता है कोई फजूल अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी लग रही है, और लगेंगी ऐसे, मुझे कितनी दफ़ा लग चुकी हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शुरू में अभी मैच्योर होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं कहता हूँ आपकी उम्र है इस टाइम 60 साल, लेकिन ट्रेडिंग में अपने एक्सपीरियंस को लेके मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सही है। वो मेरी जो भी उम्र है, मुझसे 10 साल छोटा एक लड़का जो एक टेक्निकल काम कर रहा है, तो मैं उसकी निस्बत एक इमेच्योर हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरी निस्बत बहुत मैच्योर हो चुका है उस काम के अंदर। सही है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, थोड़े से टाइम के बाद आप कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। और एक और मसला भी होता है, एक बड़ी पोजीशंस लगा देना, बड़े लॉट साइज लगा देना तो एक मसला है ही है। एक और मसला भी होता है बहुत छोटे लॉट साइज लगाना। जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पता है कैसे काम करता है? आप गलत ट्रेड्स के ऊपर बड़ा लॉट साइज लगा रहे होते हो, और जब अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं तो उनके ऊपर आपने पहले नुकसान इतना कर लिया होता है गलत ट्रेड्स के ऊपर कि अच्छी ट्रेड्स के ऊपर आप फिर मजबूरन छोटा लॉट साइज लगाते हो। इवेंचुअली आप लॉन्ग रन में अपने वो जो रिवॉर्ड आपको मिलना है, आपने जो परसेंटेज बनानी है मंथली या वीकली, वो अफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो फिर से वही बात है कि सिर्फ पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना भी मकसद है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो एक बैलेंस में रह के चलें। अभी कोई ज़्यादा बड़े लॉट साइज लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बता दिया है वही लगाएं। ये प्रॉब्लम बन जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, कि छोटे फिर लॉट साइज आप लगा रहे होते हो, गलत ट्रेड्स पे बड़े लॉट साइज लगाए होते हैं, सही ट्रेड्स पे छोटे लॉट साइज लगाए होते हैं, स्टॉप लॉस आपके बड़े हिट हुए होते हैं, टीपी आपके छोटे हिट हुए होते हैं, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस, एक और चीज़ आपको बता दूं कि मूव कभी भी नहीं करना, मूव कभी भी नहीं करना। जो आपका इनिशियल प्लान था कि इस लेवल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और मार्केट आ गई है उस लेवल को हिट करने दो। अपने प्लान के साथ पक्का रहना है, ढीठ रहना है, खुद के रूल्स नहीं तोड़ने, कमर टूटनी है। सही बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस को कभी मूव नहीं करना। जब मार्केट यहाँ पहुँची होगी ना, और फ़र्ज़ करते हैं तुम्हारा ये स्टॉप लॉस था $20 का, ठीक है, उस टाइम तुम्हारा दिमाग बंद है, तुम जितने मर्जी समझदार हो, इस टाइम तुम्हारा दिमाग बंद है, मुझसे लिखवा लो। ठीक है, ये चाहे तुम्हारी जगह पे मैं हूँ, कोई भी है, दिमाग इस टाइम बंद है। जब ये बंद दिमाग है ना, ये वही चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करेगा जो तुम्हारे हक में होंगी। तुम्हें कहेगा कि अंधे ये था, ये सही स्टॉप लॉस बनता था, ये था सही लेवल, यहां से टकरा के मार्केट ने ऊपर जाना था, तूने यहां पे क्यों रखा हुआ है अपना स्टॉप लॉस, चल इसको नीचे कर। तुम्हारा दिमाग बंद है इस टाइम। उसने तुम्हें इस तरह के बहुत से लेवल दिखाने हैं, तुम्हें इमीडिएटली नीचे एक और लेवल नजर आ जाना कि यार इससे नीचे तो नहीं जा सकती, स्टॉप लॉस उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बेशक $30 का बन जाएगा लेकिन मार्केट यहाँ पे आ नहीं सकती, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, इससे ऊपर मार्केट ने ऐसे उठना है, तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बंद नहीं होने दूंगा, स्टॉप लॉस नीचे कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग इस टाइम बंद है। ये मेरे वर्ड्स को याद कर लो, खुद से रिपीट करते रहना। मैं भी रिपीट करता हूँ, इस स्टेज पे आके भी रिपीट करता हूँ कभी कभार, जब मुझे इस तरह का कोई लालच होता है ना, जब स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होने वाले हों और मेरा दिमाग मुझे कोई नीचे एक और लेवल दिखा दे या ऊपर एक और लेवल दिखा दे, स्टॉप लॉस जो भी ऊपर या नीचे उसके हिसाब से, तो मैं खुद को कहता हूँ कि भाई साहब इस टाइम आपका दिमाग बंद है, प्लान पे पक्के रहो।
उसके बाद बेशक जो आइडिया उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा था वो काम बाद में कर जाए, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया हुआ। और स्टॉप लॉस मूव करना ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप भी होता है ना, कि आपने जानते हो ना ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। ये ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, आपने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ से बाय करने के बाद मार्केट ऊपर उठी है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस भी ना उठा के यहाँ पे कर दोगे, फिर और ऊपर उठेगी आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे कर दोगे, कि ये है बेशक आपका स्टॉप लॉस है लेकिन ये पॉजिटिव स्टॉप लॉस है। अब आपका ट्रेड आपकी अगर इस स्टॉप लॉस पे लग के बंद होती है ना, तो एक्चुअली तो ट्रेड आपने यहाँ से बाय की हुई थी, आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मूव करना तो ऊपर की तरफ मूव कर लेना, ट्रेल कर लेना उसको, लेकिन वो अगेंस्ट ना करना, ठीक है। तो वैसे भी ट्रेलिंग की भी ज़रूरत नहीं है यार, आपको एक पक्का प्लान बनाओ। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, मैंने एक जगह से बाय किया और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ से मैंने बाय किया, वह मार्केट ऊपर जा रही है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस फर्ज करते हैं मेरा है वही $20 का बनता है, ठीक है। अब मेरा टारगेट था यहाँ पे, ये मेरा टीपी है कि चार्ट यहाँ पे आएगा, प्राइस यहाँ पे आएगी, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। जैसे ही मेरी ट्रेड ऊपर जा रही है और मेरा जो टोटल टीपी है, फर्ज करते हैं मेरा टीपी है $40 का, जब मेरी ट्रेड $20 से $25 प्रॉफिट में आ जाएगी ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के अपनी एंट्री पॉइंट पे कर दूंगा। ये $20 का जो मुझे लॉस होना था ना, अगर खुदा ना खास्ता मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो अब मुझे वो लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू होती है तो मेरी ट्रेड यहाँ पे आके बंद हो जाएगी, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो 50 to 60% आपके टीपी का जब आपको मिल गया हो, 50 to 60% जब मिल गया हो, तो अपने स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पॉइंट पे कर देना, एंट्री वाली प्राइस के ऊपर कर देना। ये तुम्हें जहनी तौर पे एक सुकून भी देगा और तुम्हें इस लेवल के ऊपर ट्रेड बंद करने का लालच भी नहीं होगा फिर, क्योंकि उस टाइम तुम देख रहे होते हो कि ट्रेड मेरी आई हुई है, $20 से $25 प्रॉफिट में आ गई हुई है, क्यों ना इसको बंद ही कर दूं। होता है ना ऐसे, 40 वो नहीं पूरा करूंगा, अर्ली चला जाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको। तो मैं जब मेरे अंदर इस तरह का कोई लालच आ रहा हो, मैं सिंपली अपना स्टॉप लॉस जो सा होता है ना, उसको एंट्री पे कर देता हूँ कि यार अब ये वापस भी आ जाए ना तो एटलीस्ट मुझे नुकसान कोई नहीं हुआ, ठीक है, मुझे लिटरली कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कुछ ट्रेडर समझेंगे यार ये तो 20-25 प्रॉफिट में थी, वो तो नुकसान हुआ। भाई वो मेरा था ही नहीं, वो तो मेरा तब होगा ना जब मैं ट्रेड बंद करूंगा, ठीक है। वो मैंने $40 रखा हुआ है ट्रेड बंद करने के लिए, उस पर मैं पक्का हूं। नर्व्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, रोबोट की तरह आपने यहाँ पे सोचना होता है इन चीज़ों को लेके, रूल्स को फॉलो करने के लिए। रोबोट्स, मैंने क्या मिसाल दी थी आपको कि मेरे अंगूठे पे थोड़ी सी वो चोट लगी तो मेरा मोबाइल कह रहा है तू कौन है, ठीक है, वो सही कह रहा है भाई, वो रूल्स का पक्का है। तो रोबोट की तरह आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, अपने रूल्स को नहीं तोड़ना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब आगे रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है जी। अक्सर आपको ये कहेंगे कि ना आपका जो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो है 1:3 का। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ना $10 का, तो आपका टीपी $30 का होना चाहिए। 1:3 के साथ आपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। देखो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक करवा सच है इस मार्केट का। 1:3 वाली आपने जितनी भी ट्रेड्स लगाई होंगी ना, बहुत ट्रेड्स मिलेंगी आपको 1:3 वाली के स्टॉप लॉस आपका $10 का बन रहा होगा और टीपी आपका जो भी आपका लोड साइज है उसके हिसाब से $30 का बन रहा होगा। तो आप कहोगे ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई 1:3 वाली 80% ट्रेड्स लॉस में जाती हैं, नेगेटिव बंद होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं अपनी ट्रेड्स की बात नहीं आपको बता रहा, ये ओवरऑल मार्केट का एक सर्वे है कि जो इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड्स लगी होती हैं ना, वो 80% लॉस में बंद होती हैं, उनका 80% वो हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है।
ठीक है, तो फिर जब पूछा गया कि आइडियल रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि 1:1 वाली जो ट्रेड्स होती हैं ना, ये 75% प्रॉफिट में बंद होती हैं। ज़रा समझो इस चीज़ को, रिस्क और रिवॉर्ड आपने सिर्फ इस चीज़ से कैलकुलेट नहीं करना कि मेरा स्टॉप लॉस अगर 20 का बन रहा है तो मेरा टीपी 60 का होना चाहिए। इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलेंगी तो 80% चांस है कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएंगी। भाई ये करवा सच है मार्केट का, ठीक है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है और टीपी बड़ा है। मैटर ये चीज़ समझो, मैटर ये चीज़ करती है कि आपके टीपी हिट होने के चांसेस कितने हैं। ये शायद मैं आपको आपके एक्सपीरियंस से पहले ये बात बता रहा हूँ, शायद आप ये बात सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, एक स्टेज पे जाके आपके बहुत काम आएगी कि मैटर ये करता है कि आपके टीपी के हिट होने के चांसेस कितने हैं। कितनी चीज़ें आपको बता रही हैं कि मार्केट ने यहाँ चले जाना है, और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कितने हैं। अगर एक जगह से आपके टीपी हिट होने के चांसेस हैं 95% और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं सिर्फ 8%, तो हो सकता है ये रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का बने या इससे भी बुरा बने। बड़े बड़े, मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि हम इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को नहीं देखते कि 1:3, 1:2, हमें नहीं पता इसका। कई दफ़ा हम 60 पिप्स बनाने के लिए 70 पिप्स दाव पे लगा देते हैं। ज़रा समझो इसको, बेवकूफ़ी नहीं लगती आपको? ये वो ट्रेडर्स कह रहे हैं जो जिनको दुनिया मानती है। वो कहते हैं कई दफ़ा हम 60 पिप्स बनाने के लिए 70 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये 60 पिप का टीपी हिट होने के चांसेस 95-96% होते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 5% भी नहीं होते। लेकिन स्टिल हम एक स्टॉप लॉस रखते हैं, स्टिल एक स्टॉप लॉस रखते हैं। ये नहीं कि स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं और वो हमारी ट्रेड्स हिट होती हैं। आप अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको एक बहुत गहरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है इस मार्केट की। रिस्क और रिवॉर्ड को अब उस तरीके से भूल जाओ कि 1:3, ये जो आपको सब बताते हैं ना, अच्छी बात है यार, शुरू में आपने कोशिश करना है आपको इस तरह की ट्रेड्स मिले, लेकिन मैं मार्केट का आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, एक सच बता रहा हूँ, और अपना तजर्बा नहीं बता रहा आपको, उनका तजर्बा बता रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, जो गूगल सर्च करो टॉप पे नाम आएंगे, मोस्ट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन द हिस्ट्री, फॉरेक्स ट्रेडर्स लिखना गूगल पे, कुछ नाम आएंगे आपके सामने। ये मैं उनका तजर्बा आपको बता रहा हूँ, उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, उनका तजर्बा देखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं। कहते हैं कई दफ़ा मैं 70 पिप्स रिस्क पे लगा रहा हूँ 50 बनाने के लिए, लेकिन मुझे पता होता है कि ये 70 हिट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, 50 हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कहता है मैं इस तरह से देखता हूँ कि 70 हिट होने के चांसेस हैं 1 और 50 का टीपी हिट होने के चांसेस हैं 200, तो मेरी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनती है उस टाइम। ज़रा डीपली जाओगे ना, रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड को। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना अभी। वो एक स्टेज पे पहुंच के ये बात आपको बता रहे हैं, एक स्टेज, आप अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं हो, आप अभी उसके पास भी नहीं हो। तो शुरू में आपने मैक्सिमम भी जो रिस्क रिवॉर्ड आपका बने वो 1:1 का बन जाए, इससे ज़्यादा ना हो। कोशिश करनी है 1:3 की आपको ट्रेड्स मिले, और कईयों के छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जब टीपी हिट होंगे तो आपको 1:3 का रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू होगी कि जितना ये वाली ट्रेड्स के मेरे स्टॉप लॉस हिट होते थे ना, उतना ही
कम मेरी इन वाली ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, इनके टीपी ज़्यादा हिट हो जाते हैं। मैंने 20 पिप्स बनाने के लिए 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, मैंने 10 ट्रेड्स लगाई, उनमें से 9 का टीपी हिट हुआ, ठीक है। मैंने 60 पिप्स बनाने के लिए 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, मैंने 10 ट्रेड्स लगाई, उनमें से 7 का एसएल हिट हुआ। ये आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वाली रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स ज़्यादा बेहतर होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से ही आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड शुरू कर देना। अभी आप तैयार नहीं हो यार इस चीज़ के लिए, मेरी मजबूरी है आपको बताना, ताकि आप ये अपने पास लिख के रखो, किसी भी सूरत में लिखो। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, मैं एक सीक्वेंस के साथ अभी नहीं बोल रहा, आप इनको एक सीक्वेंस के साथ अब लिखते रहो, जो जो आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही है। आपने कभी भी ये लेक्चर दोबारा ओपन करके नहीं देखना, मुझे पता है। ये बुक जो आपने अभी हाथ में पकड़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी इस क्लास का। तो ये जो नोट्स आपने पकड़े हुए हैं ना, ये आपके काम आने वाले हैं, ये कोर्स बाद में आपके काम नहीं आने वाला, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ समझो जो तुम्हें बहुत रिलैक्स कर देगी। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, ट्रेडर्स का माइंड रिलैक्स करने के लिए, स्पेशली जब उनको एक लॉस हुआ होता है। प्रोसेस वर्सेस आउटकम। देखो प्रोसेस क्या होता है, एक ट्रायंगल थी, मार्केट अंदर मूव कर रही थी, ठीक है। फाइनली उस ट्रायंगल का मुझे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट जहां पे मिला, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट भी हुआ। रीटेस्ट जहां पे हुआ वो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी था, वहां पे मुझे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया बियरिश जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी कह लो आ रही थी, या कोई फिबो का लेवल आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, या किसी इंडिकेटर ने मुझे इंडिकेट कर दिया, किसी ओसिलेटर ने मुझे इंडिकेट कर दिया कि भाई ब्रेकआउट के बाद मजीद मार्केट सेलिंग में जाने वाली है। मेरा सारा एनालिसिस ठीक है ना, अभी तक सही है, कोई गलती तो नहीं है, और ये मेरी 3 स्टार ट्रेड भी बन सकती है। मैं यहाँ से सेल करता हूँ, मैंने हर चीज़ देख भाल के, देखो ब्रेकआउट के बाद मैंने फ़ौरन ट्रेड नहीं लगाई, मैंने रीटेस्ट का भी वेट किया, ठीक है। और हर चीज़ देख भाल के मैंने यहाँ से जब सेल किया, मार्केट थोड़ा नीचे गई और एकदम से मार्केट ऊपर उठ गई। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे खुद को कोसोगे, किसी को गालियाँ निकालोगे, कोई गलती किया आपने, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना चाहिए। मेरे भाई प्रोसेस वर्सेस आउटकम, तुम्हारा जो प्रोसेस था वो एक्सीलेंट था और तुम्हारे हाथ में वही है, वही एक्सीलेंट होना चाहिए। आउटकम खराब आ गया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, आ गया यार किसी वजह से, ये तुम्हारी वजह से नहीं आया। खुद को मत कोसो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, समझो इसको। प्रोसेस पे फोकस करो, वो एक्सीलेंट होना चाहिए। आउटकम जो मर्जी आ जाए ये मैटर नहीं करता, फिर देखना वक्त के साथ साथ तुम्हारा प्रोसेस कितना बेहतर होता जाएगा। तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मार्केट को कंट्रोल कर सकते होते और स्टिल मार्केट ने ऊपर आके तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर अपने मुंह पे चुपेरे मारो, फिर अपना कॉन्फिडेंस डाउन करो कि भाई मैंने मार्केट को कंट्रोल भी किया हुआ है, स्टिल मार्केट मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई है, तो फिर कोस लेना खुद को। यहां पे तो तुम्हारे कंट्रोल में आउटकम नहीं है, तुम्हारे हाथ में प्रोसेस था, तुमने बहुत अच्छा किया, खुद को शाबाशी दो, एक्सीलेंट बोलो खुद को कि एटलीस्ट तुमने प्रोसेस अच्छा फॉलो किया था। आउटकम जो मर्जी आ जाए डजंट मैटर। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आपका ये प्रोसेस बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपका डिसीजन बिल्कुल राइट था,
सब चीज़ों को देखते हुए आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, डिसीजन आपका बिल्कुल राइट था, आउटकम गलत आ गया, डजंट मैटर, ठीक है। आपका गुड डिसीजन विद गुड आउटकम आपको मज़ीद गुड डिसीजंस बनाने पे वो करेगा, ट्रेन करेगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे उससे, नेचुरली बहुत कुछ सीखोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप क्या कुछ सीख रहे हो। गुड डिसीजन, गुड प्रोसेस और आउटकम भी गुड आया तो बहुत अच्छा आप शूट करोगे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ। आपने बैड डिसीजन किया, गलत प्रोसेस था आपका, लेकिन आउटकम गुड आ गया। आपने प्रोसेस पूरा नहीं किया था, लेकिन आपका मतलब एक ट्रेड लगा दी थी, कोई इतना खास ध्यान नहीं दिया था किस वजह से लगाऊं, और उसकी आउटकम अच्छी आ जाती है, तो मेरे भाई ये तुम्हें आगे बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ये तो तुम्हारी लक थी, और लक इस मार्केट में बहुत एक शॉर्ट टर्म फैक्टर है, बहुत शॉर्ट टर्म फैक्टर है। बड़ा भी चलता है तो 1 महीना, बड़ा भी चले तो 1 महीना। तो अपने उस बैड डिसीजन, बैड प्रोसेस और गुड आउटकम से एक दफ़ा डर जाना, और अपने गुड डिसीजन, गुड प्रोसेस और बैड आउटकम को एक दफ़ा शाबाशी दे देना। तुम बहुत कुछ ले जाओगे इस मार्केट से। इसकी एक बड़ी शानदार एग्जांपल ना, तो देखो तुम्हें सुकून होगा कि एटलीस्ट तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने अपना काम पूरा किया है, आउटकम बैड आ गई है, कोई मसला नहीं है यार, तुम ज़हनी तौर पे बहुत रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, आगे तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसकी एक मैंने बुक में पढ़ रहा था, वो पता नहीं कौन सी बुक थी, तो उसमें ना वो कहते हैं, उन्होंने एग्जांपल दी वो पोकर प्लेयर की। मतलब मैं आपको बड़ी सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। वो कहते हैं जी, फ़र्ज़ करते हैं आप एक कसिनो में बैठे हुए हैं, ठीक है, ज़रा गौर करना, आप एक कसिनो में बैठे हुए हो और वहाँ पे वो ताश चल रही है, पोकर चल रही है, या कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो अब आपके सामने आप काफ़ी ज़्यादा आपने ना वहाँ पे चिप्स वगैरह अपने लूज़ किए हुए हैं, सही है। और अभी फाइनली आपके सामने एक बंदा आता है जिसने $45,000 की वॉच पहनी हुई है अपने हाथ में, और गोल्ड चेन पहनी हुई है, सूटेड बूटेड बंदा है, ठीक ठाक पैसे वाला, देख के आपको पता चल रहा है, और सुबह से पी रहा है, ये फुल टुन हुआ है, और आपके साथ ये टेबल पे आ गया खेलने के लिए। उसने एक एग्जांपल दे रहा था ये समझाने के लिए। अब वो कार्ड्स वगैरह शफल होके आपके पास आए हैं, तो आपने जब कार्ड अपने देखे, बाकियों ने पैक किया हुआ था, कुछ उन्होंने चालें चली, फिर बाकियों ने पैक कर दिया। अब आप और वो आमने सामने हैं, आप दोनों के ऊपर गेम बाकी रह गई है, आप दोनों में से किसी एक ने विन करना है। आप अपने कार्ड्स देखते हो, आपके पास आता है एस, किंग और क्वीन, सेम कलर का, कह लो वो जो डायमंड्स होते हैं ना, उनका सेम कलर का एक ये आ जाता है, AKQ, सबसे बड़े कार्ड्स आ जाते हैं। और ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस तरह के अच्छे कार्ड्स आपके पास आ जाए। अब आपको पिछले पूरे 1 हफ्ते में कभी भी इतने अच्छे कार्ड्स नहीं मिले थे। ये आपकी लाइफ का चेंजिंग एक पॉइंट है कि आपके पास बहुत शानदार कार्ड्स आ गए हैं, और एक ही कलर का AKQ है, एक ही कलर का। ये नहीं है कि A उसका है किसी और कलर का, K किसी और का है, Q किसी और का है, नहीं, एक ही कलर का AKQ आपके पास आ गया है। बंदा भी आपके सामने वो बैठा हुआ है जो फुल टुन हुआ हुआ है, ठीक है, और ठीक ठाक पैसे वाला बंदा है, और अच्छे खासे चिप्स लेके आया हुआ है अपने साथ वो कसिनो के। वो भी अपने कार्ड देखता है और ऐसे झूलता हुआ ना, आंखें आधी उसकी बंद हो रही हैं, वो अपने सारे चिप्स पकड़ के ऐसे आगे टेबल पे कर देता है कि ये मेरी अगली चाल है। आप अपने दिल में अंदर उल्टी छलांगे मार रहे हो कि ये टुन हुआ हुआ है इस टाइम, तो इसको तो मैं आज पटक के मारूंगा। आप भी अपने सारे चिप्स आगे करते हो। फाइनली जब शो का टाइम आता है, आप अपने ये 3 कार्ड्स बड़े ऐसे फेंकते हो टेबल पे कि ये ले भाई, और वो अपने 3 कार्ड्स फेंकता है टेबल पे। ट्रेल, एक कलर की तो नहीं, ठीक है, ट्रिपल ट्रेल। जो ताश खेलते हैं उनको पता होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं इस तरह पोकर गेम में कि आपको कभी ट्रेल
आ जाए। ये ट्रेल अगर 2s की है तो ये इसके ऊपर भारी है। ट्रेल अगर 3s की है, 3 कार्ड सेम है, तो वो इस पे भी भारी है। उसने आपको 2s की एक ट्रेल दिखाई और आपका यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। समझो यहाँ पे इस बंदे ने क्या गलती की है, इस बंदे ने क्या गलती की है? इसने इस बंदे को पहचानने में गलती की है? नहीं। इसने लालच की है इस बंदे ने? नहीं। आप शायद कहोगे कि हाँ, मैं कहूँगा नहीं। देखो उसका प्रोसेस बिल्कुल ठीक था। इस तरह के कार्ड्स, AKQ वाले कार्ड्स बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। बड़ी कोई लक हो तो आ जाते हैं, और ट्रेल का तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता कि मुझे ट्रेल ही आ जाएगी पोकर गेम में। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो उसने अपने कार्ड्स देखे, वो उसके पास बहुत शानदार थे। उसने आगे बंदा देखा, वो टुन हुआ था शराब के नशे में। ठीक है, ठीक ठाक पैसा था उसके पास। तो ये सारा प्रोसेस देखते हुए उसने राइट डिसीजन लिया कि अपने भी जो चिप्स थे वो आगे किए उसने। ठीक है, उसने कोई गलत पत्तों के ऊपर वो आगे नहीं कर दिए थे, लेकिन आउटकम ये आ गई। तो मेरे भाई, उसको अपना आप कोसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो जानता है कि एटलीस्ट उसने प्रोसेस के मुताबिक मूव तो किया, फिर सारा पैसा मूव किया, जो भी किया। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यार कि प्रोसेस आपको ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो मूव करो। ठीक है, वो कहते हैं कि जब भी आप अपना बेस्ट देते हैं एक काम करने के लिए और उसका नतीजा कुछ गलत आ जाता है, तो यकीन करो कि आपने कुछ नहीं गंवाया, कुछ भी नहीं गंवाया। आपने बहुत कुछ सीखा है। और जब भी आप अपना वर्स्ट देते हैं एक काम करने के लिए, कोई आपने इतना फोकस नहीं किया होता उसके ऊपर, कोई इतनी मेहनत नहीं की होती, और उसका नतीजा बहुत अच्छा आ जाता है, तो बेशक आपको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन आपने बहुत कुछ गंवाया। ज़रा डीप है, समझने की कोशिश करना है इसे। आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पूरी करो। बाकी अब जो आउटकम आएगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे, अपना प्रोसेस देखना कैसे बेहतर से बेहतर होता जाएगा, और कैसे आपकी आउटकम्स, ये ऐसा होता बहुत कम है मार्केट में, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि कभी ऐसा हो जाए तो खुद को डिसहार्ट मत कर लेना कि यार मैंने जो चीज़ें सीखी हुई हैं वो काम नहीं कर रही। और मेरे भाई, तुमने जो सीखा हुआ है तुम उस पर काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। वो फिर स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, कुछ और, कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नई चीज़, कोई, यार वो पागल हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है, अगर कभी डिसहार्ट होना है, अगर कभी डीमोटिवेट होना है, अगर कभी सर पकड़ के बैठना है, तो तब बैठना जब तुमने अपने रूल्स को फॉलो ना किया हो, जब तुमने अपना काम पूरा ना किया हो। मुझे आउटकम ना बताना कि क्या आई है क्या नहीं आई, मुझे ये बताना कि तुमने अपना काम पूरा किया था। उसके बाद आउटकम जो मर्जी आई है, मैटर करता ही नहीं है ये। अब आगे 1-2 लेक्चर्स में हम वापस चार्ट के ऊपर जा रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं खुद ट्रेड करना पसंद करता हूँ, जिन्होंने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया हुआ है। मैंने वो कई जगहों से सीखी हैं, मैंने खुद नहीं बनाई हैं। ठीक है, मैंने बुक्स पढ़ के, मैंने ट्रेडर्स के साथ उठ बैठ के, उनका एक्सपीरियंस देख के ये उनसे सीखी हुई है। ज़्यादातर मैंने बुक्स पढ़ के जो चीज़ें हैं वो सीखी हुई हैं, और जो मुझे अच्छे सेटअप्स लगे हैं मैं उनको ट्रेड करता हूँ। मैंने आपसे कुछ भी छुपा के नहीं रखना, जो कुछ था मैं आपको सब इस कोर्स में दे चुका हूँ, और आगे भी जो कुछ क्लासेस रह गई हैं उनमें मैंने देना है। मैं आपके साथ वो कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, इनको लिख लीजिएगा, अपने पास जहन में रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। कुछ 5-6 सेटअप्स हैं ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोर्स हमारा आखिरी स्टेजेस पे है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, ये आखिरी कुछ क्लासेस ये लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।